नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में फंसे चुनाव आयोग की, संसद में छिड़े सियासी संग्राम की, देखेंगे राहुल गांधी के बिहार प्लान को, सीएम ममता और चुनाव आयोग में बढ़ते टकराव को, जानेंगे कैसे जस्टिस वर्मा की बढ़ गई हैं मुश्किलें, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हम देश के हर नागरिक के संरक्षक है, जांच एजेंसियों के वकीलों को तलब करने पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। उत्तर प्रदेश के गन्ना मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने आरएलडी को बताया पनौती, छाता सीट पर चुनाव से पहले बीजेपी आरएलडी में खींची तलवार, आरएलडी ने की मंत्री को हटाने की मांग। कांग्रेस का बड़ा आरोप, मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने दिया झूठा हलफनामा, शिकायत दर्ज। शेयर बाजार में गिरावट, 368 अंकों की गिरावट के साथ 80,235 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 97 अंकों की गिरावट के साथ 24,487 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। चुनाव आयोग की तरफ से बिहार में मतदाता सूची का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर कराया जा रहा है। पहले चरण का काम पूरा हो चुका है। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी चल रही है और कोर्ट ने सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग पर तीखी टिप्पणी की। चुनाव आयोग को नियम और कायदे बताए, तो क्या कुछ कहा सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार में एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची की पीठ में सुनवाई हुई, जिसमें सुनवाई में चुनाव आयोग से तीखे सवाल किए गए। 29 जुलाई को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया था कि अगर 15 ऐसे लोगों के नाम सामने आते हैं जो दुनिया में हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने उनका नाम काट दिया है, तो वो पूरी प्रक्रिया को भी रद्द कर सकता है। इस पर एक याचिकाकर्ता योगेंद्र यादव अपने साथ 17 लोगों को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। 2 लोगों को उन्होंने पेश भी कर दिया। कहा कि ये जीवित लोग हैं जिन्हें चुनाव आयोग जिंदा नहीं मान रहा है। इस पर चुनाव आयोग के वकील हैरान दिखाई दिए। दूसरी तरफ 65 लाख लोगों के नाम काटे जाने के मुद्दे पर वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा, अगर मैं कहता हूं कि मैं नागरिक हूं, तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है मेरा नाम वोटर लिस्ट में शामिल करे। जो व्यक्ति मेरे शामिल होने पर आपत्ति कर रहा है, उसे साबित करना होगा कि मैं भारत का नागरिक नहीं हूँ। मतदाता पंजीकरण नियम 1960 कहता है कि मतदाता की नागरिकता साबित करने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है, न कि व्यक्तिगत मतदाता की। सिब्बल की इस दलील को सुप्रीम कोर्ट ने भी माना। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि चुनाव आयोग ऐसी व्यवस्था नहीं बना सकता जहां 5 करोड़ लोगों की नागरिकता पर संदेह पैदा हो जाए। सिंघवी ने कहा कि सभी राज्यों में न्यायाधिकरण नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि असम में प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत हो, लेकिन बिहार में हर तरह का अप्राकृतिक न्याय हो। सिंघवी की दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि अगर ऐसा होता है तो हम यहाँ बैठे हुए हैं। कोर्ट ने ये भी साफ कर दिया कि जिन लोगों के नाम 2003 की वोटिंग लिस्ट में हैं, उन्हें कोई कागज नहीं देना होगा। इसके साथ ही उनके बच्चों को भी कोई कागजात नहीं देने होंगे। चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में फंस गया है, तो संसद में मोदी सरकार घिरती दिखाई दे रही है। संसद में इन दिनों सरकार और विपक्ष के बीच जबरदस्त टकराव देखने को मिल रहा है। सत्र के 17वें दिन विपक्ष ने एसआईआर और वोट चोरी पर जहां सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन किया, तो वहीं राहुल गांधी ने भी सरकार को एक बार फिर चुनौती दी। इस बीच सदन में विपक्ष के विरोध और बार बार स्थगित हो रही कार्रवाई के बीच काफी कुछ हुआ। तो क्या कुछ रहा घटनाक्रम, जानेंगे इस रिपोर्ट में। संसद के मानसून सत्र का 17वां दिन भी काफी हंगामेदार रहा, जहां विपक्षी पार्टियों ने सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। विपक्ष ने एसआईआर और वोट चोरी के आरोपों को लेकर दोनों सदनों में तत्काल चर्चा की मांग की, जिसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली। विपक्षी सांसदों ने वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाते हुए संसद परिसर में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर राहुल गांधी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पिक्चर अभी बाकी है। ऐसे तो बहुत अनलिमिटेड केसेस हैं, अभी पिक्चर बाकी है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार इस अहम मुद्दे पर चर्चा से बच रही है। इसी को लेकर राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा कि हमारी मांग है कि एसआईआर पर चर्चा हो, लेकिन बीजेपी सरकार चर्चा से भाग रही है। विपक्ष चाहता है कि सदन चले, लेकिन बीजेपी सरकार सदन नहीं चलने दे रही है। ये वोट चोरी की सरकार है। इन सब के बीच लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ लगे आरोपों की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया। स्पीकर ने बताया कि समिति जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। उधर एक साथ लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव कराने के प्रावधानों पर विचार कर रही संसदीय समिति का कार्यकाल शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह तक बढ़ा दिया गया। इन सबके बीच लोकसभा में सरकार ने भारतीय बंदरगाह बिल 2025 पारित कर दिया। इस दौरान सदन का माहौल लगातार गरमाया रहा। अब संसद सत्र के 18वें दिन क्या होता है, ये देखना होगा।
संसद में आगे क्या होता है इस पर सबकी नजरें हैं, तो निगाहें राहुल गांधी के बिहार दौरे पर भी टिकी हुई हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपनी बिहार यात्रा का ऐलान कर एनडीए सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। इस दौरान राहुल लगातार बिहार की कई सीटों का दौरा कर जनता से संपर्क साधेंगे। तो कब से शुरू हो रही है राहुल की बिहार यात्रा, जानेंगे इस रिपोर्ट में। एसआईआर और वोट चोरी को लेकर विपक्ष जहां एक तरफ कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव आयोग और मोदी सरकार को घेरने में लगा है, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार चुनाव की कवायद भी तेज होती जा रही है। अब राहुल गांधी 17 अगस्त से बिहार में अपनी सबसे बड़ी वोट अधिकार यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, जिसे लेकर एनडीए सरकार की नींद उड़ गई है। इस यात्रा का मकसद राज्य की 50 विधानसभा सीटों पर महागठबंधन के लिए माहौल तैयार करना है। ये यात्रा न सिर्फ बिहार के 23 जिलों को कवर करेगी, बल्कि 2020 के चुनावों में महागठबंधन की जीती गई 23 सीटों और कांग्रेस की जीती हुई 8 सीटों पर भी फोकस करेगी। राहुल की यात्रा की तारीख का ऐलान होते ही बिहार का सियासी पारा हाई हो गया है। दरअसल जनवरी 2024 में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद हुए लोकसभा चुनाव में महागठबंधन ने 5 सीटें जीती थी, जिनमें सासाराम, औरंगाबाद, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज शामिल हैं। इन क्षेत्रों में विधानसभा की 30 सीटें आती हैं, जहां कांग्रेस ने अपना दमखम दिखाया था। अब 50 सीटों पर फोकस करना उसकी इसी रणनीति का विस्तार है। राहुल की यात्रा का मेन एजेंडा वोटर वेरिफिकेशन और चुनाव में वोट चोरी के आरोपों को उठाना है, जो सीधे तौर पर चुनाव आयोग और एनडीए पर सवाल खड़े कर रहा है। राहुल गांधी इस यात्रा में शाहाबाद, मगध, अंग, कोसी, सीमांचल, मिथिला, तिरहुत और सारण जैसे अहम क्षेत्रों में घूमकर वोटरों से संपर्क साधेंगे। यानी चुनाव चोरी हो या फिर बिहार चुनाव का मुद्दा, राहुल गांधी इस वक्त हर मोर्चे पर लगातार फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं। और अब बिहार यात्रा का ऐलान कर राहुल गांधी ने एनडीए सरकार की बेचैनी और बढ़ा दी है। राहुल ने एनडीए सरकार की बेचैनी बढ़ा दी है, तो चुनाव आयोग और पश्चिम बंगाल सरकार एक बार फिर से आमने सामने आ गए हैं। एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर तो पहले से ही बंगाल सरकार सवाल उठा रही थी, वहीं अब उसने चुनाव आयोग के फैसले को भी मानने से इनकार कर दिया है। तो क्या था चुनाव आयोग का निर्देश जिसे मानने से इनकार किया सरकार ने, जानेंगे इस रिपोर्ट में। चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू कर चुका है। इसके लिए आदेश जारी किए गए हैं। इस बीच ये खबर सामने आई है कि कुछ बूथ की वोटर लिस्ट में हेराफेरी की गई है, जिस पर चुनाव आयोग ने सख्त एक्शन लेने के लिए बंगाल सरकार से कहा था, लेकिन राज्य की ममता सरकार ने चुनाव आयोग का आदेश मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद चुनाव आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव को सख्त निर्देश दिए थे कि 12 अगस्त तक वो 5 अधिकारियों के खिलाफ एक्शन ले। 4 अधिकारियों को निलंबित कर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के आदेश जारी करने को कहा था, लेकिन राज्य की सीएम ममता बनर्जी ने एक बार फिर से चुनाव आयोग के आदेश को मानने से इनकार कर दिया। राज्य सरकार ने 2 अधिकारियों को चुनावी काम से भी हटा लिया है, लेकिन उन्हें सस्पेंड करने से इनकार कर दिया है। राज्य के मुख्य सचिव मनोज पंत ने इसे लेकर चुनाव आयोग को सूचना भी दे दी है और कहा है कि ईमानदार अधिकारियों को कठोर सजा नहीं दी जानी चाहिए। राज्य की सीएम ममता बनर्जी ने भी चुनाव आयोग के निर्देश की वैधता पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने बीजेपी पर आयोग का इस्तेमाल राज्य सरकार के अधिकारियों को डराने के लिए करने का आरोप लगाया है। ममता ने कहा कि वो संबंधित अधिकारियों को निलंबित नहीं करेंगी। बंगाल में आचार संहिता लागू नहीं हुई है, ऐसे में चुनाव आयोग राज्य सरकार को मजबूर नहीं कर सकता। बता दें कि चुनाव आयोग ने 5 अगस्त को 4 अधिकारियों, पश्चिम बंगाल में 2 निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी और 2 सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी, इन पर दक्षिण 24 परगना और पूर्व मेदिनीपुर जिले के बरुईपुर पूर्व और मोइना विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूची तैयार करते समय कथित रूप से अनियमितताएं करने का आरोप था। चुनाव आयोग और बंगाल सरकार के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है, तो जस्टिस यशवंत वर्मा भी मुश्किलों में घिर गए हैं। जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को लोकसभा स्पीकर ने मंजूरी दे दी है, जिसके बाद उनके महाभियोग को लेकर कवायद एक कदम आगे बढ़ गई है। स्पीकर ने इसे लेकर एक कमेटी के गठन का ऐलान भी किया है, जिसके बाद जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग का रास्ता साफ हो गया है। तो क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। कैश बरामदगी मामले में उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने मंजूरी दे दी है। इसकी जानकारी खुद ओम बिरला ने लोकसभा में दी। उन्होंने सदन को बताया कि उन्हें 146 सांसदों के हस्ताक्षरों वाला एक प्रस्ताव मिला है। इन सांसदों में रविशंकर प्रसाद और विपक्ष के नेता भी शामिल हैं। स्पीकर ने कहा कि इस प्रस्ताव में जस्टिस वर्मा को पद से हटाने की मांग की गई है। इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए स्पीकर ने मामले की जांच के लिए एक 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति में सुप्रीम कोर्ट के एक जज, एक हाई कोर्ट के जज और एक कानूनविद शामिल होंगे। इसमें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अरविंद कुमार, मद्रास हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मनिंदर मोहन और सीनियर एडवोकेट बीवी आचार्य का नाम है। ये समिति जस्टिस वर्मा पर लगे आरोपों की गहराई से जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट स्पीकर को सौंपेगी।
दरअसल ये मामला 14 मार्च 2025 को जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से भारी मात्रा में जली हुई नकदी मिलने से जुड़ा हुआ है। दरअसल संविधान के अनुच्छेद 124(4) के तहत किसी भी जज को पद से हटाने की प्रक्रिया बहुत जटिल होती है। इसके लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होना जरूरी है। अब इस मामले में आगे की कवायद तय की जाएगी। इस घटना ने न्यायपालिका की जवाबदेही और उसकी आजादी के बीच संतुलन पर एक नई बहस छेड़ दी है। अब सभी की निगाहें इस 3 सदस्यीय समिति की रिपोर्ट पर टिकी हैं, जो इस मामले में आगे की दिशा तय करेगी। जस्टिस वर्मा की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं, तो टेंशन में महायुति भी दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे लगातार ये संकेत दे रहे हैं कि राज्य सरकार के मंत्रियों के बीच दूरियां बढ़ती जा रही हैं। पिछले दिनों भी महाराष्ट्र विधानसभा सत्र के बीच उनका दिल्ली आ जाना, फिर गृह मंत्री अमित शाह से बंद कमरे में मुलाकात करना खटपट की खबरों को और बल दे रहा है। और अब एक बार फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया है जिसको लेकर ये कयास है कि राज्य सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है। तो क्या है मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र की महायुति सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कहा जा रहा है कि शिंदे खुद को और अपने मंत्रियों को नजरअंदाज किए जाने से नाराज हैं। वहीं एक बार फिर एकनाथ शिंदे अपनी ही सरकार से दूरी बनाते हुए नजर आए। उन्हें 12 अगस्त को प्रदेश कैबिनेट मीटिंग में पहुंचना था, लेकिन वो नहीं पहुंचे। कयासों को जोर इसलिए भी मिल रहा है क्योंकि उनके करीबी मंत्री भारत गोगावाले भी इस बैठक में शामिल नहीं हुए। एक तरफ जहां शिंदे की नाराजगी की वजह उनको और उनके मंत्रियों को नजरअंदाज करना बताई जा रही है, तो वहीं गोगावाले की नाराजगी को लेकर कहा जा रहा है कि वो रायगढ़ जिले का प्रभारी मंत्री न बनाए जाने से नाराज है। अब तक इस जिले में प्रभारी मंत्री का ऐलान नहीं हुआ है क्योंकि एनसीपी के अदिति तटकरे के नाम पर शिवसेना भड़क गई थी। बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब ऐसी अटकलों को बल मिला हो, बल्कि इससे पहले जब वो दिल्ली आए थे तब उनकी और शाह की मुलाकात को इससे जोड़कर देखा जा रहा था। उनकी नाराजगी की एक वजह ये भी बताई जा रही है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का झुकाव शिंदे से ज्यादा अजीत पवार गुट की तरफ है। हालांकि इस पर शिंदे की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है, लेकिन ये सवाल जरूर उठ रहे हैं कि क्या महायुति में सब कुछ ठीक है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या महायुति बिखरने वाला है। एनडीए में टेंशन दिख रही है तो दिल्ली के वाहन मालिकों की टेंशन कम होती दिखाई दे रही है। दिल्ली एनसीआर में एक और 1.5 दशक पुरानी गाड़ियों के मालिकों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। तो क्या है सुप्रीम कोर्ट का फैसला और कैसे इस फैसले से मिली तमाम गाड़ी मालिकों को राहत, जानेंगे इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में 10 साल से पुरानी डीजल और 15 साल से पुरानी पेट्रोल गाड़ियों के मालिकों को बड़ी राहत दे दी है। कोर्ट ने कहा है कि फिलहाल इन गाड़ियों पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी। कोर्ट का यह फैसला दिल्ली सरकार की अपील के बाद आया है, जिसमें सरकार ने कोर्ट से ऐसी गाड़ियों के खिलाफ जबरदस्ती कार्रवाई न करने का अनुरोध किया था। यह आदेश सीजेआई बीआर गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने दिया। इस फैसले से उन हजारों गाड़ी मालिकों को राहत मिली है जो अपनी पुरानी गाड़ियों को आर्थिक कारणों से नहीं बदल पा रहे हैं और जिन्हें लगातार ये डर था कि उनकी गाड़ियों को जब्त किया जा सकता है। कोर्ट के इस कदम से यह साफ हो गया है कि पुरानी गाड़ियों के मुद्दे पर फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी और सरकार और कोर्ट इस मामले पर मिलकर आगे विचार विमर्श करेंगे। यह मुद्दा सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दिल्ली सरकार की तरफ से उठाया था। कोर्ट ने सरकार से 1 महीने के अंदर इस फैसले पर अपना जवाब देने को कहा है। बता दें कि साल 2014 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली एनसीआर में एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए इन गाड़ियों पर बैन लगाने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में इस आदेश को बरकरार रखा था। दिल्ली सरकार ने फरवरी 2024 में गाइडलाइंस फॉर हैंडलिंग एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स इन पब्लिक प्लेसेस ऑफ दिल्ली 2024 जारी करके करीब 62 लाख पुरानी गाड़ियों को सड़कों से हटाने और स्क्रैप करने की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया था, जिसका जमकर विरोध हुआ था और अब सुप्रीम कोर्ट का इस पर यह आदेश आया है। अब ये देखना होगा कि सरकार इस मामले पर क्या जवाब दाखिल करती है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। दुनिया का सबसे क्रूरतम देश इजराइल इस समय बड़ा तिलमिला रहा है। प्रियंका गांधी ने कह दिया है कि इजराइल एक हत्यारा देश है जिसने 60,000 लोगों की हत्या की है और जिसमें 18,000 से ज़्यादा बच्चे हैं। उन्होंने वहाँ पर मारे गए पत्रकारों के ऊपर भी, हत्या के ऊपर भी टिप्पणी की है। आखिर क्या था, इजराइल के जो भारत में राजदूत हैं उन्होंने पलटवार किया और कहा कि प्रियंका गांधी को अपनी ढकोसलेबाजी बंद करनी चाहिए। ये वही देश है जिसने एक भूखी माँ को, जब वो बच्चे के लिए, भूखे बच्चे को खाना लेने के लिए गई तो उसी के सामने, भूखे बच्चे के सामने उसकी माँ को गोली मार दी। इस तरह की बहुत सारी वारदातें, बहुत सारी
घटनाएं वहाँ पर होती रही हैं। कायदे से भारत सरकार को इजराइल के राजदूत की भाषा के ऊपर एक संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि जो पार्टी ये बात करती है कि राष्ट्र सर्वोपरि है, तो राष्ट्र की एक बड़ी पार्टी की बड़ी नेता के ऊपर इस तरह की टिप्पणी करना दूसरे राष्ट्र के राजदूत के द्वारा क्या उचित है, इस पर ध्यान देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।